हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 1872 का है। इसके अंतर्गत जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है हम इसके बेसिक पॉइंट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसे जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है ना, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो पार्ट्स था जिसे हम कहते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसे शॉर्ट में SOGA कहते हैं। ठीक है, और तीसरा नंबर आता है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया। अच्छा, जनरल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक है, ये याद रखिएगा। और जो सेल ऑफ गुड एक्ट है जिसे रिपील्ड कर दिया गया, इसे अलग एक्ट बना करके, ये कहाँ से कहाँ तक था, सेक्शन 76 से लेकर के 123 तक। ठीक है, और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो है सेक्शन 124 से लेकर के जो है ये, और 124 से लेकर के 238 तक की ये सेक्शन है, 238 तक। ठीक है, अच्छा, चैप्टर टोटल अगर बात करें, टोटल जो इसमें चैप्टर हैं कितने हैं, तो टोटल जो चैप्टर हैं वह हैं 11। ठीक है, लेकिन 11 वाले चैप्टर, जो चैप्टर 11 है उसमें पार्टनरशिप है, जिसको इस एक्ट से अलग कर दिया गया। वो 239 से लेकर के 266 तक था। ठीक है, तो हमारे पास जो जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 से लेकर के, अगर 75 तक की चीज़ों को पूछा गया, तो जो हमारा सेक्शन 1 से लेकर के 238 तक है, 238 तक, उसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 10, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इसमें से 2 चीज़ें जो है रिपील्ड हुई हैं, एक तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, और दूसरा जो है ये सेल ऑफ गुड एक्ट कहाँ से कहाँ तक था, 76 से लेकर के 123 तक था। और अगला जो है पार्टनरशिप एक्ट था, ये भी इसी का भाग था, और ये किस सेक्शन में था, 239 से लेकर के 266 तक, जिसको रिपील करके अलग एक्ट बना करके इसको रखा गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, कुछ जो की पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, या हम कह लें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको जो किसी भी स्टेट की, अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम या APO का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, अगर आपके सिलेबस में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो। ठीक है, और खास जो है यूपी APO और जुडिशरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम को कब लागू हुआ था, 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। संविदा के, कोई भी संविदा होती है उसकी
दो तत्व होते हैं, एक तो करार होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। और याद रखिएगा कि एग्रीमेंट का डेफिनेशन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है, ठीक है। एग्रीमेंट क्या होता है मैं आगे देखूंगा। और दूसरा तत्व होना चाहिए, करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि संविदा के दो आवश्यक तत्व हैं, करार विधिता प्रवर्तनीय होता है, ये किस धारा में बताया गया है, सेक्शन 10 में बताया गया है। और कब कौन कौन सी शर्तें पूरी होंगी, तो हम कहेंगे कि ये ला द्वारा इन्फोर्सिबल है। तो ये कुछ शर्तें नीचे गई। पहला, जो पक्षकार होंगे कॉन्ट्रैक्ट के, उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। और वो कॉम्पिटेंट भी हों, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए, यानी कि पहले स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, दूसरी सक्षम होने चाहिए, और उस करार के एवज में कुछ विधिपूर्ण प्रतिफल भी होना चाहिए, यानी कुछ विधिपूर्ण प्रतिफल की वजह से वो करार हुआ है, और जो करार का उद्देश्य हो वो विधिपूर्ण होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और करार जो है अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित न किया गया हो, ठीक है। यानी कि ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पहले स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, दूसरा विधिपूर्ण प्रतिफल सक्षम होने चाहिए, फिर विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, और वो विधिता जो है शून्य घोषित न किया गया हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, छठा नंबर। इसमें है कि कुछ विशेष मामलों में ये उबंधित है, करार जो है कई बार जो है लिखित भी होना चाहिए, यानी कि रिटन भी कुछ चीज़ों में होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटल हैं तो वहाँ पर रिटन भी होना चाहिए, या कई बार जो है रजिस्ट्रेशन भी मांगा जाता है कुछ चीज़ों में, तो रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रस्तावना की संसूचना है कब संपूर्ण मानी जाएगी, ये सेक्शन 4 बताता है। और ये तब संपूर्ण मानी जाएगी कि जब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसके लिए वो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विधि संबंध सृजित करने के महत्वपूर्ण वाद कौन कौन से हैं। बनवारी लाल वर्सेस सुदर्शन लाल, बिक्स वर्सेस टाइबाल्ड, और बैल्फर वर्सेस वेल्फर, जोन्स वर्सेस पेंट वैटन। उसके बाद जो है पार्कर वर्सेस क्लार्क, ये जो है कुछ वाद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो विधिक संबंध स्थापित करने के आशय को अनिवार्य घोषित करता है, परंतु भारतीय एवं अंग्रेजी विधि दोनों में से इस प्रकार के आशय संविदा सृजित करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं, ठीक है। सामान्य प्रस्तावना से अभिप्राय ऐसी प्रस्तावना से जो जनसाधारण यानी कि जो जनरल ऑफर है, ये समझ लेना कि वो जो सामान्य व्यक्ति से की जा रही है, लेकिन ये तब वो पूर्ण हो जाएगी जो जनरल ऑफर है कि जब वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है उसके ज्ञान में आ जाती है। जैसे सामान्य प्रस्तावना का जो है एक महत्वपूर्ण वाद है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1899, ठीक है। नेक्स्ट आता है बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मामला, इसमें जो है न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था कि लाउड स्पीकर द्वारा जो है जो प्रसारित कथन, यानी कि कई बार जो है लोग लाउड स्पीकर के द्वारा लगा करके बिक्री करते हैं अपने सामानों के लिए, तो वो जो है प्रोत्साहन के लिए जो है बंधनकारी नहीं है, लोगों को ऐसा करने दिया जाए या लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ऐसा कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है जो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि अध्यक्ष द्वारा किया गया करार शून्य होगा या शून्यकरणी, यानी कि ये जो है कोई ऐसा संवैधानिक उपबंध नहीं है इंडिया में कि जो कोई भी इनकॉम्पिटेंट यानी कि उसे कह सकते अवयस्क अगर कोई करार कर रहा है तो शून्य और शून्यकरणी के लिए कोई उपबंध नहीं है। यहाँ पे केस के माध्यम से बताया गया मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास का केस है 1930 पीसी के बाद में। ये न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था कि अवयस्क अगर कोई करार करता है कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, ठीक है।
और अगर वो कर लिया है तो ऐसी की गई सेवा की संविदा भी शून्य होगी, ये भी याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट केस है राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब। इसमें जो है सेवा की संविदा जो है संविदा से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, अगर कोई अव्यक्त द्वारा किया गया करार शून्य नहीं होता, किस कंडीशन में शून्य नहीं होता? जबकि अव्यक्त ने संविदा के अंतर्गत अपने जो भी आभार हैं उसको पूरा किया गया हो, और या वो संविदा जो है अव्यस्त के लाभ के लिए किया गया हो, तो ऐसी संविदा अव्यक्त के द्वारा किया गया करार जो है या संविदा शून्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, अव्यस्त द्वारा की गई संविदा के विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता, यानी कि कोई विशेष अनुपालन उसमें नहीं कराया जाता है। और अगर वो करार जो है पूर्ण रूप से आरंभ, देखो अवयस्क का जो करार होता है एक टर्मिनोलॉजी वाइड एब इनिशियो, यानी कि प्रारंभतः जो है शून्य माना जाता है और उसे जो है विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। ये सारे के सारे अवयस्क से संबंधित है। विबंध का सिद्धांत जो स्टॉपल का रूल है लागू नहीं होता है, न तो वो किसी अपकृत के लिए दोषी होता है, न तो अवयस्क भागीदार होता है। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति के सम्मत हुए तब कहे जाते हैं। अब यहाँ से ये चीज़ें अवयस्क के लिए चल रही थी। ठीक है, अब ये कंसेंट से, कंसेंट कहाँ पे डिफाइन किया गया? सेक्शन 13 में। जब एक ही मत पर या एक ही भाव में दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत हो जाते हैं तो उसका क्या कहलाता है? कंसेंट कहलाता है। तो ये यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अब आता है यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेंसस एड आइडम, एक लैटिन मैगजीन है। कंसेंसस एड आइडम का मतलब ये होता है कि एक ही बात पर दो या दो से अधिक व्यक्ति का सहमति। ठीक है, अब ये जो है कह रहा है कि स्वतंत्र, जो पहले कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का डिफिनेशन जो है सेक्शन 13 में बताया गया है, और जो कंसेंट फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट को सेक्शन 14 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जो फ्रॉड, फ्रॉड का से संबंधित जो है एक इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस है, ये कई बार पूछा जाता है, जो केस है डेयरी वर्सेस पीक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या मौन रहना कपट की श्रेणी में आता है कि नहीं। तो याद रखिएगा, मौन कपट यदि मौन रहना बोलने के समतुल्य है। अगर कोई काम वहाँ पे हो रहा है और आप मौन है तो वो कह रहे हैं कि बोलने के समतुल्य है। जब पक्षकारों के बीच एक फिडुसरी रिलेशन होता है, यानी कि एक वैश्वासिक संबंध होता है, तो उसका कर्तव्य बन जाता है वहाँ पे बोलने का। भूल से संबंधित कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 13, 20, 21 और 22। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो धारा 20 क्या है। जब दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य के बारे में जो करार के लिए मनभूत है भूल में है, तो यानी कि जो एग्रीमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है वही मेन एसेंशियल एलिमेंट है, और उसी पॉइंट्स पे अगर वो दोनों के दोनों जो है भूल कर जाते हैं तो माना जाएगा कि ऐसा करार जो है क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, मतैक्य होना मतलब कॉन्सेंसस एड आइडम, एक ही बात पर सहमति। ठीक है, विदेशी विधि के बारे में भूल को तथ्य के भूल के समान माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, करार का प्रतिफल या उद्देश्य निम्न अवस्थाओं में अवैध हो जाता है। ये 5 अवस्थाएं दिए गए हैं। पहला, अगर कोई विधि द्वारा निषिद्ध किया गया हो तो भी वो जो है अवैध हो जाएगा, या ऐसी उस करार की प्रकृति के बारे में ऐसा हो कि पता उनके बारे में जो है उसका ऐसे ही प्रकृति का हो कि यदि उसको पता चलता या अनुज्ञात किया जाए तो वो किसी भी विधि उपबंध को विफल कर देता है, यानी किसी विधि उपबंध को विफल कर देना भी वो उद्देश्य की जो प्रतिफल का उद्देश्य है वो अवैध हो जाएगा। कपटपूर्ण किया गया हो तब भी हो सकता है। ठीक है, सम्मति अगर नहीं ली गई हो या किसी अन्य के शरीर या संपत्ति की क्षति उसमें हो तो भी दिक्कत है, और न्यायालय उसे अनैतिक लोक नीति के विरुद्ध अगर माने, यानी जो सेक्शन 23 है, तब भी जो है इसके प्रतिफल के अवैध जो है उद्देश्य जो अवैध माने जाएंगे।
शून्य करार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न करार शून्य बनाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन कौन से करार को शून्य करार बनाया गया है, तो यहाँ से लेकर के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे अंशतः अगर विधि के विरुद्ध कोई करार जो सेक्शन 24 में दिया गया है अगर है तो वो क्या है, वो शून्य माना जाएगा। प्रतिफल के बिना करार जो सेक्शन 25, ये भी क्या है, शून्य माना जाएगा। विवाह अवरोधक करार 26, ये भी शून्य होगा। व्यापार अवरोधक करार, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी शून्य माना जाएगा। विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार सेक्शन 28, अनिश्चितता का करार सेक्शन 29, और पद्दम तौर के करार सेक्शन 30 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और असंभव कार्य करने के करार सेक्शन 56, ये भी जो है शून्य माना जाएगा। ठीक है, इतने सारे सेक्शन यहाँ पे हैं जो अगर ये अवैध है तो इसके करार जो है शून्य माने जाएंगे। ठीक है, अब हम नीचे देख लेते हैं, किसी वस्तु के किसी विशेष दिन बाजार मूल्य तथा संविदा मूल्य का अंतर मालूम करके आपस में निपटारा कर लेने के कारण सट्टेबाजी का अनुबंध कहते हैं। यानी कि सट्टेबाजी का, जिसे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी वस्तु के यानी कोई ऑब्जेक्ट है और किसी विशेष दिन बाजार मूल्य यानी कि जो बाजार में जो मूल्य चल रहा है और जिसमें संविदा जिस पॉइंट पे किया जा रहा है उनमें अगर अंतर पता चल जाता है और आपस में निपटारा कर लेते हैं, करने का करार ही सट्टेबाजी कहलाता है। उसके बाद पार्डियोलेक्टो जिसे समदोष कहते हैं या समदोष के सिद्धांत के नाम से पारिडिलेक्टो भी इसे कहते हैं के नाम से जाना जाता है। इसके अभिप्राय क्या है, जिस करार का उद्देश्य या प्रतिफल अगर अवैध हो जाता है, ठीक है, तो वो करार शून्य हो जाती है। प्रतिफल भी है और उसका उद्देश्य भी अवैध हो जाता है तो वो करार क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और कोई भी पक्षकार उस संविदा का परिवर्तित नहीं करा सकता है। यदि ऐसे करार के अंतर्गत अगर कोई धन दिया गया है, पैसे दिए गए हैं, तो उसे वापस भी नहीं लिया जा सकता है। इसे पारिडिलेक्टो का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह, अगर है उसके अंतर्गत प्रतिफल का करार क्या होगा, विधिमान्य होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं। पहला, करार लिखित होना चाहिए। दूसरा, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरा, निकट संबंधियों के मध्य होना चाहिए। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है, राजलकी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी का केस है, जिसके अंतर्गत जो है ये जो करार हुआ था प्रेम और स्नेह के संबंध से महत्वपूर्ण हुआ था, तो इसे जो है वैलिड माना गया। दूसरा आता है टाइम बार्ड डेप्ट, के भुगतान के लिए की गई प्रतिज्ञा प्रवर्तनीय होती है जब लिखित और हस्ताक्षरित वचन जो है एम्प्लाइड अभिव्यक्त रूप से हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंसन के अनुसार जो है जो बाजी की एक निश्चित घटना होती है, यानी कि जो पद्दम जो सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है बाजी की संविदा को, जो घटना का उदाहरण या निश्चय होने पर द्रव्य या द्रव्य जैसी मूल्य वस्तुमान देने की प्रतिज्ञा होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई निश्चित घटना घटित होने के बाद जो है कोई द्रव्य या मूल्यवान जो है कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा होती है, तो ऐसे में उसे बाजी कहते हैं या बाजी की संविदा कहते हैं। ठीक है, जिसे एंसन ने यहाँ पे बताया। बाजी करार के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए, 3 चीज़ें हैं। नंबर फर्स्ट, अनिश्चित घटना होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें जो है दोनों का मत विपरीत हो तभी तो बाजी लगेगी। नेक्स्ट, करार के जो प्रत्येक पक्षकार है उनमें जीतने हारने की संभावना हो, अगर कोई एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। तीसरा नंबर आता है कि उनके घटना जो है शर्तों के अतिरिक्त कोई अन्य स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो ये इसेंशियल एलिमेंट है बाजी के जो सेक्शन 30 में बताया गया है। पद्म करार के अपवाद कौन कौन से हैं, घुड़दौड़ के लिए, ठीक है, कोई पारितोषिका देना, उसके अपवाद में माने जाते हैं। सेक्शन 39 क्या है, प्रत्याशित संविदा भंग के मामले में लागू होता है। रोचेस्टर वर्सेस डिलाटोर का जो वाद है उसे संविदा भंग, जिसे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने नैराश्य का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट और लीडिंग केस है, जिसे कहते हैं सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनी राम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देते हैं, जब संविदा विफल
या व्यर्थ हो जाती है तो पक्षकार संविदा की दायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे उन्मुक्त हो जाते हैं तथा संविदा भंग के लिए दायी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है संविदा की विफलता का परिणाम क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जब करार शून्य पाया जाता है तो संविदा भी शून्य हो जाती है, उसके लिए सेक्शन 65 है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का तात्पर्य जो है वास्तविक और तकनीकी अर्थ में संविदा नहीं न होते हुए भी विधि द्वारा संविदा मान लिए जाने हैं। ठीक है, मास वर्सेस मैकफार्मान के बाद में लॉर्ड मैन्सफील्ड ने क्या कहा था, कानून अन्यायपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति को धनी होने से विरत करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में ये उनके वक्तव्य दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन से केस में बताया गया है या कौन से जूरिस द्वारा इसे बताया गया था। एंसन ने कहा था संविदा कल्प जो है अन्यायपूर्ण रूप से धनी होने का सिद्धांत है। क्वांटम मेरिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका तात्पर्य है युक्त परिश्रमिक देना। क्वांटम मेरिट का जो रेमेडी है, उपचार है, एक संविदा कल्प उपचार है यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व यानी कि कोई सामान अगर रास्ते में है और उसका वो पाता है तो उसका उत्तरदायित्व सेक्शन 17(1) में बताया गया है कि वो जो है उसका दायित्व एक उपनीति का दायित्व होता है। ठीक है, यानी जो पाता है वो उपनीति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको मिल जाएगा, बताया जाएगा क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 72 जो है उस व्यक्ति का दायित्व का संबंध करता है जो किसी भूल यानी मिस्टेक या कुवर्शन के अधीन जो है कोई चीज़ देने या संदाय करने के परिधान में किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 72, अन्यायपूर्ण ढंग से धनवान न होने देने के सिद्धांत पर आधारित है। संविदा भाग के लिए उपचार 73 और 75 है रेमेडी। ठीक है, उसके बाद जब एक पक्षकार संविदा भंग करता है तो दूसरे पक्ष का अधिकार सुलभ होते हैं। क्या, प्रतिकर, क्वांटम मेरिट, संविदा का विशिष्ट पालन और व्यादेश। 73 जो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बताता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। 74 जो है परिनिर्धारित नुकसान जिसे लिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं, ये दोनों जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 73 जो है का वाद जो है हेडले वर्सेस ब्रैक्सटेल से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, संविदा भंग से कारित होना या नुकसानी के लिए प्रतिकर के संबंध में 73 प्रावधानी करता है। और जो शास्ति का उपबंध है 74 में, उसके कुछ निम्नलिखित अपवाद है, जमानतनामा, मुचलका, बंधपत्र, और जब ऐसी शर्तें के अधीन हो तो संपूर्ण राशि देने के लिए दायी होगा। संविदा के अधिकारपूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार होगा, वो सेक्शन 75 में बताया गया है। ठीक है, तो हमने जो है टोटल जो है सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट हैं हमने डिस्कस किया, और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ यदि आप मेरे नए इस चैनल में नए व्यूज़ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट का है अगले वीडियोज़ में एक कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।